बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमें अब लोगों से डर लगता है। ये हैं हुकूमत के लोग जो खुद अब चीखे मार रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नून लीग के एमएनए दानियाल चौधरी टेलीविज़न पर बैठकर 92 न्यूज़ में प्रोग्राम में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हमें तो लोगों से अब डर लगता है। ये हाल है, ये होना ही था। अब सिस्टम के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, इस पर लीगी एमएनए दानियाल चौधरी ने कहा कि जी गुज़श्ता 3 साल से बड़े बुरे हालात हैं और महंगाई गुर्बत ने लोगों को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। मैं वैसे तो चलें वकालत की बात अपनी है, लेकिन बिज़नेस फैमिली है, जो हालात हैं सफ़ेदपोश लोगों के, इनको देखकर बड़ा डर लगता है। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। मार्केट पिछले 3 साल से बड़ी स्लो है, कारोबार है नहीं, हर चीज़ तबाह है। तो जिनके पास अच्छे कपड़े होते थे, हम देखते थे, अब उनके कपड़े भी फट चुके हैं। ये हाल हो गया है जी। ये टेलीविज़न पर बैठकर ये बात कर रहे हैं। साथ ये कह रहे हैं जी अगले कुछ सालों में ठीक हो जाएगा। अंदाज़ा लगाइए। तो एतराफ़ कोई कम चीज़ नहीं है। सिस्टम के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं और बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए ना, जब ये खबर होगी कि इस्लामाबाद की फ्लावर मिल्स को महकमा फूड पंजाब ने सप्लाई बंद कर दी है, दारुल हुकूमत में बहरान का ख़तरा पैदा हो चुका है और अब पंजाब हुकूमत के इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आटा महंगा, बहरान का खदशा। तो रावलपिंडी में भी आवाज़ें उठ रही हैं, जुड़वा शहरों में आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ये तो फिर अब आटे का बहरान पैदा हो जाएगा और पूरे मुल्क में ये फैल जाएगा। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि लगभग $1 अरब, जी हाँ, $1 अरब की गंदम ख़रीदनी पड़ेगी। ये हालात और ये सिर्फ बैड गवर्नेंस है, प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने हाल ही में एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने बात की कि देखें पिछले साल बड़ी तबाही हुई थी, मैं खुद गई थी, मैंने कश्ती में जाकर देखा ताकि मुझे पता लग सके तो लोगों के क्या क्या मसाइल होते हैं। तो ये मसला है, वो मसला है, अभी से तैयारी कर लें, फ़लाँ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अब हुआ ये है कि एक बड़े ही अहम वफाकी वज़ीर हैं, उनकी भी एक सोसाइटी है। अब उस सोसाइटी में पिछले साल भी सैलाब आया था, बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए थे, उनकी साख भी तबाह हुई, बड़ी तबाही हुई। अब रूडा ने कहा कि जी हमने बंद बनाना है, ख़तरा मोल नहीं दे सकते। रावी के अंदर, यानी रावी का जो बेड है उसके अंदर ये सोसाइटी आई हुई है। ये बात भी की जाती है कि खान साहब के दौर में यही मामला था जिसकी वजह से मौजूदा वफाकी वज़ीर उस वक्त के अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा खान साहब से नाराज़ हो गए थे कि जी मुझे वो परमिट नहीं मिल रहा, और खान साहब बाद में कहते रहे कि जी गलत काम उनका हमने नहीं किया, इसलिए हमसे दूर हो गए या छोड़कर चले गए, जो भी। अब मसला ये आया है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ऑर्डर कर दिए हैं कि जी बंद बनाएं, हिफाजती इक़दाम करें, करें वो करें। अब जब रूडा की तरफ से, इंतज़ामी की तरफ से कहा जा रहा है जी हमने बंद बनाना है, तो पूरा एक फ़ेज़ कहा जा रहा है कि सोसाइटी का उस बंद के अंदर आ जाएगा। यानी ज़ाहिर है उसके इर्द गिर्द आप बना नहीं सकते कोई मकान वगैरह, प्लॉट, कुछ नहीं हो सकता। अब इस पर जो वफाकी वज़ीर साहब हैं वो बड़े नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं कि भाई ज़ाहिर है कि उन्होंने लाखों की ज़मीन जो ली होती है वो फिर करोड़ों की बिकती है। जब एक दफ़ा आप ले लेते हैं उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट करके बेचते हैं, तो पूरा फेज़ ही क्या वो बंद की नज़र कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सरकार छोड़ दे, मैं खुद बंद बना लूँगा। अब यहाँ पर झगड़ा पड़ा हुआ है, लड़ाई पड़ी हुई है। इसीलिए उन्हीं वफाकी वज़ीर साहब, मुझे नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप सबको समझ है, सबको पता है, तो इसीलिए बाज़ औक़ात नाम ना लेकर ज़्यादा खबर बन रही होती है। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने फिर अपने चैनल पर, क्योंकि वो एक चैनल भी चला रहे हैं, उसके मालिक भी हैं, उस पर उन्होंने सुथरा पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू कर दी है और तेज़ कर दी है। बल्कि यूँ समझें कि किसी और चैनल ने इस बात को उतना हाईलाइट नहीं किया कि एक और सुथरा पंजाब के मुलाजिम ने अपनी जान ले ली। तो ये हाल हो रहा है जी, तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये मंसूबा नाकाम होता नज़र आ रहा है। अब इस पर वो वफाकी वज़ीर, उनका चैनल, वो इस काम को उठा रहा है। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल चल रही है जो कि हुकूमत नून लीग की है, विफाक में भी जहाँ पर ये वज़ीर साहब हैं, और पंजाब में भी जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं। तो अब ये सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा अब देखिए क्या बनता है, मरीम नवाज़ साहिबा के अहकामात पर कितना अमल होता है, क्योंकि वज़ीर मौसूफ़ भी बड़े ताल्लुकात रखते हैं हर सतह पर, वो भी कोई कमज़ोर आदमी तो है नहीं।
تو وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ اسی قبیلے کے ہیں جس قبیلے کے محسن نقوی صاحب ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب کی سن لیجئے، ہوا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، طاقتور وزیر داخلہ ہیں، سینیٹر ہیں، چیئرمین پی سی بی ہیں، پھر خارجہ امور بھی دیکھتے ہیں۔ سینئر صحافی سید عمران شفقت صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک افسر ہیں خالد ہمدانی صاحب، ان کے غالباً بھائی ہیں عبداللہ ہمدانی، وہ کرکٹر ہیں۔ اب خالد صاحب چاہتے ہیں جی ان کا بھائی عبداللہ ہمدانی یہ کسی طرح سے سلیکٹ ہو سکے، مطلب ٹیم میں آ جائے یا کرکٹ کی کسی سطح پر آ سکے۔ تو لوکل کونسل بھی ہوتی ہے، وہاں پر الیکشن اس طرح کے ہوتے ہیں، پھر وہ کونسل سلیکٹ کرتی ہے اپنے ریجن کے پلیئرز کو۔ تو اب اس کونسل نے ان پولیس افسر کے بھائی کو ریجیکٹ کیا، تو انہوں نے پھر اپنی کونسل بنانے کی کوشش کی، یعنی اپنے سطح پر اور الیکشنز اور یہ سب کچھ، اور مخالف کو کہا، ڈرایا دھمکایا کہ تم تو الیکشنز میں ہی نہ ہو۔ پھر یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آتے ہیں ادھر قذافی اسٹیڈیم، تو وہاں پر انسپیکٹر ان کو روکتا ہے، کافی دیر روکی رکھتا ہے، پھر ایک اور افسر آتا ہے ادارے کا، وہاں پر معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے، انبن ہوتی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ قول عمران شفقت صاحب کے پیچھے پتہ چلتا ہے کہ فیصل کامران صاحب بھی اس پولیس افسر کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس کا بھائی کرکٹ میں آنا چاہتا ہے، یا بھائی بھی اپنے کرکٹر بھائی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو پھر محسن نقوی صاحب نے اس پولیس افسر کو یعنی فیصل کامران کو کہا ہے کہ خبردار، ہوشیار، آپ ذرا ایسے معاملات سے دور رہیں۔ تو یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ٹکراؤ ہے اور کئی باتوں میں آ جاتا ہے، کہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، کہیں نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک وفاقی وزیر کا بتایا ہے، وہاں پر مریم نواز صاحبہ اور وہ وفاقی وزیر آمنے سامنے ہیں۔ اس طرح بہت سی چیزوں پر محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ آمنے سامنے، کئی چیزوں میں، کیونکہ محسن نقوی صاحب جب آئے انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی، چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلے، پھر جب وزیر داخلہ بنے ہیں تو انہوں نے پنجاب سے کئی بیوروکریٹس کو اپنے ساتھ لگایا، چاہے وہ پی سی بی ہو، چاہے اسلام آباد کی پولیس ہو، سی ڈی اے ہو، تو وہ اس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپس میں ایک انبن ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، یا اس کو کیوں ادھر لے گئے ہیں، وہ محسن نقوی ٹیم کا ہے، یہ جناب اس طرح سے ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ تو بات ایک حقیقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی کے درمیان کوئی یہ کہیں کہ بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں، وہ تو بہت ہی عجیب اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ یعنی اختلافات نظر آتے ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے اس سے آپ پتہ کریں گے اندر ہی اندر یہ چیزیں ہیں، کسی نہ کسی سطح پر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بڑے محتاط ہو کر نون لیگ والے محسن نقوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے بھی دیکھیے۔ اسی طرح سے نون لیگ کے بہت سے لوگ ہوں گے جو عبدالعلیم خان صاحب کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ عبدالعلیم خان صاحب تو اپنی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی، جو کہ نون لیگ پیپلز پارٹی سے الگ گلگت بلتستان میں بھی الیکشن لڑتی ہے، اگرچہ کوئی سیٹ نہیں جیتی لیکن لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں وہ تو ایسے لگ رہا ہے بہت بڑی پارٹی ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ابھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ کابینہ میں رد و بدل ہونی ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کی رد و بدل تبھی ہوتی ہے جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہیں جونیئرز کو اوپر لایا جا رہا تھا کہ چلو جانے سے پہلے پہلے سب کی باری آ جائے، تو کوئی پتہ نہیں کیا حالات کس وقت بن جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔